angles formed by two intersecting angles are equal. Sir, true. ट्रू होगा? Yes, sir. ओके ग्रेट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, थैंक यू अंशु, कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा हमेशा इक्वल होते हैं, राइट? नेक्स्ट, फरहाद अनम्यूट करो फरहाद खुद को एक बार। यस सर। फरहाद क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या होगा आंसर 2 का? सी। सी। क्यों सी? रीजन बताइए सर बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल इज great less than 360 degree. No. Less than 180 degree. No. गड़बड़ हो गया फराज। आप लोगों को बताया गया था कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या होता था कि एक जगह पे सम ऑफ एंगल्स 90 होते थे और दूसरे जगह पे सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होते थे। और ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है कि सप्लीमेंट्री में 90 होता है, मैंने आप लोगों को ये चीज भी बोला था कि अल्फाबेटिकली सी पहले आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री का सी पहले आएगा सप्लीमेंट्री के एस से। तो 90 डिग्री का सम होगा कॉम्प्लीमेंट्री के केस में एंड 180 डिग्री का सम होगा सप्लीमेंट्री के केस में। तो अगर हम ऑप्शन ए को देखेंगे तो 90 प्लस 90 हो गया 180। ऑप्शन बी को देखोगे 0 प्लस 180 हो गया 180। ऑप्शन डी को देखोगे 76 प्लस 104 इज अगेन 180। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, इन तीनों में जो दोनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री आ रहा है। जबकि ऑप्शन सी की बात करें तो 32 प्लस 58 इज एक्चुअली 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज मतलब दिस फॉर्म्स अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड वी वांट अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, तो आई होप फरहाद ये डाउट क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट, शिखर अनम्यूट करो एक बार खुद को। यस सर। शिखर क्वेश्चन नंबर 5। सर ए। वेरी गुड। रीजन बता सकते हो? सर अगर सर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा सर तो वन पेयर तो 50 अपोजिट 50 सर वो इक्वल होगा सर, पर जो लीनियर पेयर फिर बनेगा सर उसमें 50 प्लस 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130, वो उसके वर्टिकली इक्वल होगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइस सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन दिया है शिखर ने कि एक एंगल 50 है, लीनियर पेयर लगाएंगे तो दोनों का सम 180 होना चाहिए, एक 50 है तो दूसरा 130 डिग्रीज निकल आएगा। गुड इवनिंग आयुष। क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सिंपल सा लीनियर पेयर यूज करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, विनायक, थोड़ा सा अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा तो चैट पे बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आंसर क्या होगा? सर सी। सी। ओके, क्या लॉजिक से सॉल्व किए हो एक बार बता दो सबको। सर x plus 30 is equal to 180 degree and 180 minus 30 degree, so x is equal to 150 degree. वेरी गुड विनायक, वेरी गुड। तो गाइस लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे थे x एंड 30 डिग्रीज। लीनियर पेयर फॉर्म करने का मतलब होता कि उन दोनों का सम होगा 180 डिग्रीज। तो x plus 30 is equal to 180
तो वहां से x का वैल्यू आ जाएगा 180 minus 30 150 डिग्री एंड दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑप्शन सी. ओके गुड. अगम्य क्वेश्चन नंबर 1. सर बी. बी क्यों रीजन? सर बिकॉज टू एंगल्स का सम करते हैं तो 90 डिग्री होना चाहिए सर. होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दो एंगल्स का सम 90 दो एंगल का सम 90 डिग्री. वेरी गुड अगम्य, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है. इस तरीके से एकदम इतनी जल्दी आंसर आना चाहिए. अब लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन. अनुष्का अनम्यूट करो एक बार खुद को. यस सर. अनुष्का क्वेश्चन नंबर 2. क्या होगा अनुष्का इसका आंसर? सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री. वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू. गाइस जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हैं, एक बार मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग बंद करके बोर्ड पे आता हूं. जब दो पैरेलल लाइंस को, मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस है और इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या बोला है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. अब इंटीरियर एंगल्स आपको क्या बताया गया था? ये अंदर जो 1 2 3 4 ये चारों इंटीरियर एंगल्स होते हैं. तो इसमें से कौन सा इंटीरियर एंगल लेने बोला है जो कि पैरेलल लाइन के सेम साइड में आता है? तो मान लीजिए मैं ये वाला एंगल पिक कर रहा हूं एंड ये वाला एंगल पिक कर रहा हूं. तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का सम कितना होगा. तो गाइस ये दोनों होते दोनों को एक साथ कंसीडर करूं तो इसी को तो को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं ना. एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री. दोनों का सम 180 डिग्री होने का मतलब दोनों के सम को क्या बोलोगे आप? सप्लीमेंट्री. दोनों के सम को बोलोगे सप्लीमेंट्री. ओके नेक्स्ट. कौन कौन बचा हुआ है अभी जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा हूं? आयुष अनम्यूट करो. आयुष एक बार खुद को. यस सर. आयुष क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ. सबको सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व करने होंगे क्योंकि मैं एक ऑर्डर में पूछता भी नहीं हूं, रैंडम क्वेश्चन पूछता हूं, रैंडम लोगों का नाम लेता हूं. तो इनडायरेक्टली सबको सॉल्व करना है. ए होगा सर. ए होगा. यस. वेरी गुड. टू लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन. तो चलो एक बार बोर्ड पे देखते हैं ये कैसा सिनेरियो होता है. वो कह रहा है टू लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन. तो मान लीजिए कि ये लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन बन गया, ये एक परपेंडिकुलर लाइन बन गया. ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन बन गया, ये एक परपेंडिकुलर लाइन बन गया. अब परपेंडिकुलर बनने का मतलब है ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया. तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा बिकॉज इन दोनों का सम कितना होने वाला है? लीनियर पेयर फॉर्म करेगा और वहां से 180 डिग्रीज होगा. सो अल्टीमेटली जब दो लाइंस को इसने इस तरीके से इंटरसेक्ट किया, ये जो इंटीरियर एंगल्स था उनका सम 180 डिग्री बन रहा है. तो जब ये इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री बना तो उस केस में ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं पैरेलल लाइंस. क्यों पैरेलल लाइंस हो जाते हैं गाइस? बिकॉज सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही ऐसा सिनेरियो पॉसिबल है जहां पे दो लाइन को अगर एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से,
कि जो को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री बन रहा है तो 180 डिग्री सिर्फ पैरेलल लाइंस के केस में ही बनता है। जैसे जब आपको बोला जाता है कि ये दो पैरेलल लाइंस है, ये कट किया तो इन दोनों का सम 180 कहते हो को इंटीरियर का रूल से, अपोजिट तो ट्रू होगा। अगर आपको कहीं पे इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलेगा जहां पे इन दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये पैरेलल लाइंस ही होंगे, तभी जाकर इनका सम 180 डिग्री होगा। ओके, इज इट ओके? कोई दिक्कत हो रही है क्या? गिव मी अ कंफर्मेशन गाइस। Okay, great. Thank you for the responses. Next, I hope एक क्विक अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। इनडायरेक्टली सबको सारे सॉल्व भी करने पड़ रहे हैं। चलो शिखर एक बार फिर से अनम्यूट करके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा शिखर? If two parallel lines are intersected by a transverse, then the corresponding angles are what? क्या होगा? इक्वल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या सप्लीमेंट्री होते हैं? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए शिखर। इक्वल। यस सर। इक्वल, ऑप्शन ए। ठीक है आयुष, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, खाली को इंटीरियर वाले ही केस में सम 180 होता है, बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग ले लो, ऑल्टरनेट इंटीरियर ले लो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ले लो, तीनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, अब्दुल्ला, क्वेश्चन नंबर 5। Yes, sir. Hello. हाँ बोलो। The parallel to each other. पैरेलल टू ईच अदर, क्या लॉजिक होगा? किस लॉजिक से बोले हो ये आंसर? सर जो सर व्हाइट बोर्ड पे आपसे ड्रॉ किए। लेकिन यहाँ पे तो 3 ही लाइन ड्रॉ किया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 को देखोगे तो 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू 2 परपेंडिकुलर लाइंस है, मतलब ये टोटल 4 लाइनों की बात हो रही है, और आप व्हाइट बोर्ड पे कुछ नहीं है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जानते हो? एक तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट है, 2 लाइंस परपेंडिकुलर टू 2 परपेंडिकुलर लाइंस। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये कि 2 परपेंडिकुलर लाइन आपको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का मतलब हुआ एक ये लाइन लेंगे और दूसरा ये वाली लाइन लेंगे। ठीक है, ये लाइन लेंगे और ये वाली लाइन लेंगे। क्या करो, एक बार जिनके पास भी फोन है तो बॉटम राइट कॉर्नर में आपको एक छोटा सा स्क्रीन बन जाता है, जहाँ पे अभी मैं दिख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो तो आपके फोन पे आ जाएगा। तो दिस लाइन एंड दिस लाइन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए 2 परपेंडिकुलर लाइन। अब हमको क्या करना है? हमको इन दोनों के परपेंडिकुलर बनाना है, हमको इन दोनों के परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, तो अब देखो आप इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मान लो इसके परपेंडिकुलर, तो कुछ लाइन ऐसी होगी, और आप इसके परपेंडिकुलर, ये देखो ये मेरा लाइन 1 है, ये मेरा लाइन 2 है, ये मैंने अब लाइन ए ड्रॉ किया और इसके परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूंगा, तो ये मेरा लाइन बी हो जाएगा। समझ रहे हो? ये मैंने 4 लाइंस का नेमिंग क्यों किया?
बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो परपेंडिकुलर लाइन पहले ही प्रेजेंट थे और उन दो परपेंडिकुलर लाइंस जो कि पहले ही प्रेजेंट थे उनके परपेंडिकुलर में दो लाइन हमने ड्रॉ किया। तो लाइन 1 एंड लाइन 2 मान लेते हैं कि ये ओरिजिनली परपेंडिकुलर थे और लाइन 1 के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था, लाइन 2 के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना था। तो लाइन 1 के परपेंडिकुलर में जो ड्रॉ किए वो आ गया लाइन ए और लाइन 2 के परपेंडिकुलर में जो ड्रॉ किए गाइस वो आ गया लाइन बी। अब इसमें क्या देखने को मिला अपन को कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया? ये बन गया एक रेक्टेंगल जैसा सिनेरियो। और जो हमने दो लाइन को ड्रॉ किया, लाइन ए को और लाइन बी को, वो कहने के लिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि लाइन ए एंड लाइन बी ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? ठीक से देखो एक बार। आया समझ में कि कुछ रिपीट करना है? बताओ एक बार। अनुष्का, शिखर, विनायक, फराज, अब्दुल्ला, ठीक है? ओके, ग्रेट, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस गाइस। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट था, बट जहां भी आपको ज्योमेट्री में कंफ्यूज करेगा स्टेटमेंट, डायग्राम बनाओ, टेंशन से भागो। चलो, तो सारे हो गए, अब बस बचा क्वेश्चन नंबर 3। सब कोई क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट सॉल्व कीजिए। सब कोई क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट सॉल्व कीजिए। देख सकता हूं 3-4 मैसेजेस आ गए हैं, लगता है लोगों ने सॉल्व कर भी लिया है। अब्दुल्ला, गलती हो गई थोड़ी सी। शिखर, वेरी गुड, आपका आंसर सही है। सर ए। गलत। इतना कॉन्फिडेंट होके गलत आंसर नहीं देते हैं। डी। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। एक्चुअली आई वाज लुकिंग एट द आंसर ऑफ फराज। द आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए कैसे, दो लाइंस, if a transversal intersect two parallel lines such that the two interior angles on the same side of the transversal line the ratio 2:3, तो कहीं ना कहीं वो बात कर रहा है को इंटीरियर एंगल्स का, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है गाइस? वो होता है 180 डिग्री। एग्जैक्टली। तो अब क्योंकि हमको रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपन को देखनी है कि अगर रेशियो 2:3 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे लेट द टू एंगल्स be 2x and 3x. Let the two angles be 2x and 3x. So according to question, 2x plus 3x, this sum is equal to 180. क्योंकि को इंटीरियर बोल दिया तो सम 180 होना ही पड़ेगा, ठीक? तो 5x का सम, 5x का वैल्यू 180, 5x 180, तो x कितना? 180 by 5 जो हो गया 36। ठीक है, अब 36 आया, कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी में 36 मार्क भी किया। वो गलत कहां पे हुआ है? गलत हुए जहां पे क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। जो दो एंगल लिए गए हैं उनमें से छोटा वाला एंगल बताना है। तो एक 2x एक 3x है, छोटा वाला एंगल कौन सा होता? 2x वाला। x का वैल्यू 36 आ चुका है, तो 2x कितना होता है गाइस? 2x हो जाता है 2 into 36 and 2 into 36 is 72, इसलिए आंसर 72 है। ओके, तो जिन्होंने 36 निकाला वो उन्होंने सारे स्टेप सही किए। क्वेश्चन को पढ़ने में कुछ गलती हो गई, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ओके, चलो, तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो चुके हैं। ग्रेट, सो नेक्स्ट अब देखता हूं
अभी और क्वेश्चंस करवाने हैं आप लोगों को मेरे को। सो अच्छा, वैसे लास्ट क्लास में क्या आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? बिकॉज मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। क्या होमवर्क दिया था? 6.1। अच्छा, तो 6.1 कितने लोगों ने किया? ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। 6.1 होमवर्क दिया था एंड 6.2 ट्राई करने के लिए दिया था। तो चलिए एक बार हम सबसे पहले स्क्रीन पे 6.1 लेकर आते हैं, ठीक है? So this was 6.1 guys. Now tell me, किसको कहां पे प्रॉब्लम हुआ है? सॉल्व करने के दौरान कहां पे आपको दिक्कत हुई है ये बताइए। चैट में बता दो। अब्दुल्ला का कहना है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 से पहले 1, उसके बाद 2, 3, 4। कोई दिक्कत है किसी को 2, 3, 4 में? आयुष का कहना है कोई डाउट नहीं। देखो अब्दुल्ला ने बता दिया क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, लेकिन उससे पहले बाकियों को कोई दिक्कत है कि नहीं मुझे ये भी जानना जरूरी है गाइस। Yes, I remember question number 1 we have completed in the class Shikha. Question number 5 में डाउट। ठीक है, फिर 5 से करते हैं शुरू। 5 में डाउट इसलिए भी हो सकता है बिकॉज प्रूफ वाले क्वेश्चन थे और वहां पे लोग फंसते हैं बहुत बार। तो क्वेश्चन कह रहा है फिगर 6.17 POQ एक लाइन दे दिया है। तो चलिए मैं फिगर को ड्रॉ कर लेता हूं। OR is perpendicular, OS is another layer lying between OP and OR। हमको प्रूव करना है एंगल POS is equal to ROS half एंगल QOS minus POS। ठीक है, हाँ विनायक क्वेश्चन नंबर 5 पता चल गया। चलिए राइट, ये हमारा फिगर, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो गाइस,
मैं क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले तो जो जो चीजें हैं उसको मैं लिखूं डायग्राम में, और एंगल्स लिखने की जगह पे मैं कोशिश करूं कि उनको एक सेम रेफरेंस पे लेकर जाऊं। जैसे देखो ये तो 90 डिग्री क्लियर है। फिलहाल इस डायग्राम में हमको 3 एंगल देखने को मिल रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट। तो अगर इसको 90 डिग्री ऑलरेडी हो गया, क्या हम ऐसे सॉल्यूशन शुरू करेंगे, तो लेट एंगल ROS, लेट एंगल ROS इज इक्वल टू x, ठीक है बच्चों। तो इसको मान लिया x। क्या कोई बता सकता है कि एंगल POS कितना होगा? अगर ROS को x मान लिया तो बता सकते हो POS का वैल्यू कितना होगा? 90 minus x. 90 माइनस एक्स। वेरी गुड आयुष, बिकॉज यहां पे 90 हो गया है, बिकॉज यहां पे 90 अगर हो गया है तो दूसरे साइड में भी 90 होगा ही होगा। ओके, अब ये पूरा अगर 90 उसमें से एक पार्ट को x मान लिया तो बाकी पार्ट कितना हो जाएगा? बाकी पार्ट हो जाएगा 90 माइनस x। ओके, so then angle POS is equal to 90 minus x। इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो मेरे को जो प्रूफ करना है उसका एक लेफ्ट हैंड साइड अलग है, उसका एक राइट हैंड साइड अलग है। राइट हैंड साइड में ज्यादा टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में कम टर्म है। तो जब भी ऐसे केसेस में मान लो ज्यादा टर्म जहां पे होता है ना, हम उसको यूज करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में वैल्यू है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब QOS की वैल्यू कितनी है? QOS की वैल्यू कितनी है? ठीक से देखो सब कोई। अनुष्का बताओ, इस डायग्राम से एंगल QOS का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? So which angle? This angle QOS। Yes, Agamya? X plus 90. X plus 90, very good. This becomes x plus 90 और POS तो ऑलरेडी हमारा कितना है? 90 माइनस x। ठीक है, अब जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करते हैं, अंदर वाला जो ब्रैकेट है, तो ये तो x प्लस 90 ही खुलेगा। यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके आगे 90 के आगे माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस। नतीजा दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल्ड, तो फाइनली हमारे पास आया हाफ ऑफ 2x। हाफ ऑफ 2x 2 कैंसिल इज इक्वल टू x, एंड x लिखने का मतलब x किसको माना था हमने? एंगल ROS। तो एंगल ROS ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। आया समझ में? easiest approach। क्लियर है विनायक, शिखर? क्लियर है शिखर? हाउ QOS इज 90 प्लस x। शिखर देखो ROS को कितना माना है मैंने? ROS को x एज्यूम कर लिया ना, तो QOS मतलब कि ये प्लस ये हो जाएगा। QS मतलब यहां से लेके यहां तक ना, ठीक है, तो 90 प्लस x हो जाएगा। क्लियर? 90 प्लस
x हो जाएगा, इसलिए। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर नाउ। विनायक, डाउट क्लियर हो गया? विनायक, डाउट क्लियर? डन? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 फराज कहता है क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 इसको एक बार किसी को नोट करना है तो फटाफट नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। नोटेड? ओके, ग्रेट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ करते रहूंगा, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे पास एंगल है XYZ, वो एंगल दिया हुआ है 64। तो आप सब अपने नोटबुक में एक तरफ एंगल XYZ बना लोगे 64, ठीक है? फिर लिखा हुआ है कि XY को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट P तक। XY को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट P तक। मैं डायग्राम बना लेता हूं अपने लिए, फिर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। रे YQ बाइसेक्स ZYP। बाइसेक्स सो हमको क्या क्या निकालना है? ZYP XYQ, मतलब घुमा फिरा के सारा ही निकालना है। चलिए देखो, डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला था गाइस कि आपको एक एंगल दिया है XYZ एक्यूट एंगल था। एक्यूट एंगल बनाना तो जानते हो 90 से थोड़ा कम होगा, तो एक लाइन बनाना है और ये थोड़ा सा इस तरीके का रहेगा। तो वही मैंने यहाँ पे 64 डिग्री बनाया। फिर क्वेश्चन ने बोला XY इज एक्सटेंडेड। जब XY इज एक्सटेंडेड बोलता है ना, तो आपको क्या करना है? XY के डायरेक्शन में थोड़ा सा उसको आगे ले चलना है लाइन को। तो आप अपना स्केल को यहाँ पे रखिएगा, स्केल को यहाँ पे रख के थोड़ा आगे करके आप यहाँ पे P पॉइंट मार्क कर दो, ठीक है? अब P पॉइंट जब मार्क कर लिया आप लोगों ने, मतलब पहले क्या होता समझो, पहले आपको XYZ एंगल दिया है तो आप इसको ऐसे करते, ठीक? उसके बाद आपको ये एक्सटेंड करने बोला था, आप इसको ऐसे खींच देते, ओके? अब यहाँ पे बोला है PYZ एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है रे YQ। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है गाइस आधा आधा में डिवाइड कर देना। तो जितना भी एंगल था इसके बीच से ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा सा डार्क, ये बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और उसको हम ऐसे शो कर देते हैं। मतलब अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट कर दिया है तो दोनों का सम, दोनों का सम कह रहा हूं, दोनों की वैल्यू x ही होनी पड़ेगी, ठीक? तो ये हमारा P पॉइंट है। अच्छा, ये पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में Q, ये पॉइंट दिया हुआ है Q। तो अब हमें ये सॉल्व करना है।
कहीं ना कहीं अगर आप x का वैल्यू निकाल लोगे तो सारी चीजें निकल जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या फराज? देखो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। मैं मार्कर दूसरा लेकर आता हूँ। ओके फराज, डायग्राम समझ में आया? आपको डाउट था प्लीज बताओ एक बार फटाफट। डायग्राम समझ में आया था फराज? यस सर। ओके, तो अब हमको x का वैल्यू निकालना है कहीं ना कहीं। x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या लगा लेंगे? एंगल्स ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो ये 64, ये x और ये x, अल्टीमेटली तो ये x y p स्ट्रेट लाइन के ऊपर के ही तीनों एंगल हैं। तो इन तीनों का सम उस हिसाब से कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। 64 प्लस x हो गया 180 डिग्री। 64 को दूसरे साइड भेज दोगे, यहाँ x प्लस x बन जाएगा 2x। 64 को दूसरे साइड भेजा तो बन जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 116, और वहां से x का वैल्यू आ जाएगा 116/2 58 डिग्री। ठीक है, तो आई होप फराज का डाउट अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना फराज? चलिए, तो इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 6.1 है वो तो हो गया खत्म। बढ़ते हैं आगे 6.2 पे। सर QIP का रिफ्लेक्स भी निकालना था। हाँ, तो वो अब निकल जाएगा ना QIP का रिफ्लेक्स, वो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो इसलिए मैं अब उस पर फोकस नहीं कर रहा। अब तो सारे एंगल्स आपके सामने हैं, आपको बस लिखना है कौन सा क्या होगा। चलिए, तो आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 से। चलो फटाफट मेरे सामने, मतलब ये 6.2 का पहला क्वेश्चन ही करो। क्या करना है सर? 6.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है।
सॉरी, हाँ थ्योरम प्रूफ करना बताते हैं, ठीक। अच्छा देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, सॉल्व तो सारे कर लेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू तो सब निकाल लो, ठीक है। यस आयुष, योर आंसर इज करेक्ट। शिखर का ने भी आंसर सही किया है, अनुष्का ने भी आंसर सही किया। एक बार हम ऊपर के ना थ्योरम्स पे चलते हैं, ठीक है। एक बार ये सारी चीजों को क्विकली पढ़ लेते हैं, क्या होता है, आपके साथ डिस्कशन होता है। क्या लिखा है इधर, if a transversal intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles are equal। तो अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो ये तो आपको पता भी है, डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले क्लास में कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट 6.4 एक्सियम को पढ़, if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles are equal then the two lines are parallel to each other। इसमें और अभी जो जस्ट पढ़े इसके ऊपर 6.3 वाले में, दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? ये वाली लाइन जो है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, दो लाइंस को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो रहे हैं, तो वो तभी होंगे जब दो लाइंस पैरेलल होंगे एक दूसरे के। 6.4 ये कह रहा है। 6.3 को समझो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये कह रहा है जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, ठीक है। 6.4 क्या कह रहा है, 6.4 एक तरीके से इसका उल्टा है। ये कह रहा है कि अगर ट्रांसवर्सल दो लाइन को इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा जहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो उस केस में तभी हो सकता है जब वो दोनों लाइन जिसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा था वो होगा वो लाइंस होंगे पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। आयुष, एक्सियम्स एंड थ्योरम की अगर मैं बात करूं ना, तो वी टेक इट हैंड इन हैंड, मतलब यू कैन से कि एक्सियम्स एक तरीके से कुछ प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट, प्रूवन स्टेटमेंट्स होते हैं, उसी को हम एक्सियम्स कहते हैं। तो गाइस एक बार ये 6.3 और 6.4 का थोड़ा सा अच्छे से वो समझ लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे ये जानना बहुत जरूरी है गाइस, तभी जाके आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस में ना इजीली कर पाओगे, यू विल बी कंफर्टेबल। तो चलो देखो क्या होता है। 6.3 क्या कह रहा था वो समझना। हाँ, 6.3 कह रहा था कि एल एम और ये ट्रांसवर्सल है टी, ठीक है। तो 6.3 कह रहा है कि इफ L is parallel to M, तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे आइडेंटिफाई करना है, चीजें मैं बता चुका हूं आपको। तो उस केस में ये एंगल को मान लेते हैं A, ये एंगल को मान लेते हैं B, ठीक है। तो इफ L is parallel to M, then एंगल A is equal to एंगल B, ठीक है। अगर L पैरेलल M है ऑलरेडी और ये ट्रांसवर्सल से कट कर रहा है, तो ये दोनों एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल और उनकी वैल्यू होगी सेम। ये हमारा 6.3 कह रहा है। अंतर समझना, हाँ अंतर समझना। 6.4 6.4 कह रहा है
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, देन L is parallel to M. ठीक है, अगर एंगल A एंड एंगल B एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो L पैरेलल टू M होगा। तो समझने वाली चीज ये है गाइस कि अल्टीमेटली सिनेरियो को अंडरस्टैंड करना है। करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते थे? जब दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उनको बोला जाता था सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए और सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइन भी होना चाहिए। तो दोनों एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है और दोनों एंगल पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले पार्ट में। ठीक, तो इस तरीके से ये डिस्कशन हुआ। ये क्या कह रहा है कि अगर सिंपल दो लाइंस है, अब ये नहीं बता रहा 6.4 में पहले नहीं बताया कि L और M पैरेलल है, बस बोला कि दो लाइन है और दो लाइन को अगर एक तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल ऐसे इंटरसेक्ट कर देता है कि ये दोनों बराबर है, मतलब अगर ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री है। अगर ऐसा आपको कहीं दिखेगा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा सिनेरियो सिर्फ तभी हो सकता है जब ये ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा हो। ठीक है, इसको और इसको कोई डाउट मत लेना। अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होंगे एंड इसका उल्टा, अगर ये एंगल इक्वल है तो तभी होंगे जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। ठीक है, थोड़ा बाकी लोग ये 6.3 और 6.4 का मतलब समझे कि नहीं? अगम्मा, आयुष, अनुष्का, ठीक है। सिमिलरली अब देखो इसी तरीके से क्या क्या चीजें हो सकती है, हम सारे पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं क्योंकि मुझे पता है कि उधर और क्या क्या थ्योरम्स उन्होंने लिखा हो। If L is parallel to M, आप बताओ अगर L M के पैरेलल है तो A और B में क्या रिलेशन होगा? आयुष बोलो बोलो। आयुष कुछ कह रहे थे शायद। alternate interior angles. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक, तो जब दो पैरेलल लाइन को अगर ट्रांसवर्सल कट करता है तो इस तरीके के जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं। ठीक, अब देखो ये हो गया 6. ये मान लो ये 6.5 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 6.6। तो ये कह रहा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और उनको तीसरा लाइन कट कर रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू होगी सेम। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा होगा इफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब सिनेरियो समझना, अगेन रिलेट करना 6.4 के साथ। दो लाइन को ट्रांसवर्सल ऐसे कट किया कि ये दोनों एंगल बराबर है, ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अरे ये तो ऐसा ही होता है जब ऑल्टरनेट इंटीरियर बनता है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर बनने के लिए इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? पैरेलल होना पड़ेगा। तो अगर इस ट्रांसवर्सल ने ऐसे सिंपली दो लाइन को कट किया जिसके कारण इन दोनों की वैल्यू सेम आई, तो तभी आएगी जब L पैरेलल टू M होगा। ठीक है, जब L पैरेलल टू M होगा। तो अगर ये पैरेलल है तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर की वैल्यू सेम होगी। सिमिलरली अगर आपको कहीं पे ऑल्टरनेट इंटीरियर का वैल्यू सेम दिख गया तो आपको ये भी पता चलना चाहिए कि वो तभी हो सकता है जब वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं। आ रही है बात समझ में? रिलेट कर पा रहे हो ना कि इसका उल्टा क्वेश्चन कैसे समझाया जाएगा वहां पे? जैसे कि चलिए एक बार हम बुक पे देख लेते हैं। 6.2 theorem. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. ये अभी देखा हमने 6.5 के नाम से alternate interior बराबर होते हैं। अब 6.3 को देखो, if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles are equal, then the two lines are parallel. तो
6.2 कह रहा है कि अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होंगे, और 6.3 कह रहा है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर ऑलरेडी इक्वल दिख रहे हैं तो दो लाइंस पैरेलल होंगे। तो दोनों एक दूसरे का क्या है, कन्वर्स है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। यही मतलब इसी तरीके से आपको याद रखना है थ्योरम्स में। अब जैसे 6.4 है, ये कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर दो लाइन पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर आपको कहीं पे को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 दिख गया तो तभी दिखना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि अरे को इंटीरियर एंगल का सम 180 दिख रहा है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल, द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, सो इसी तरीके से आपको ये सारे थ्योरम्स देखने हैं। एंड नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। सर लीनियर पेयर में तो ऐसा नहीं होता सर। क्या लीनियर पेयर में तो सर दो एंगल सम 80 डिग्री 180 डिग्री होता है, तो सर वो ट्रांसवर्सल के एक साइड। नहीं, लीनियर पेयर की बात कभी नहीं होती है, क्योंकि जब इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस को अगर ये ट्रांसवर्सल कट करता है ना, मानो कि एल और एम पैरेलल है, तो जो एंगल्स बनते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो हम इसमें ना मेनली चार एंगल की बात करते हैं। हम बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल का, हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर का, हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का, और हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स का। हम कभी भी लीनियर पेयर की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब सिंपल क्या होता है, एक ऐसी लाइन बना दी, अब मान लो कि इस लाइन के ऊपर ऐसे भी बन गया, तो अगर ये लाइन के ऊपर एक रे बनाए हो तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यही लीनियर पेयर कहता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180। वही लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है। तो उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको एक सिंपल सी लाइन की तरह ट्रीट करोगे और इसको एक छोटी सी रे की तरह ट्रीट करोगे, तो a प्लस बी, एंगल a प्लस एंगल b का वैल्यू 180 डिग्री होगा। दैट्स इट, उससे ज्यादा हम नहीं देखेंगे। बताओ, आप इसको देख के बताओ कि इसको देख के क्या लग रहा है, कोई पैरेलल वाला सिनेरियो दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट को भूल जाओ, तो एंगल e प्लस एंगल f कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक स्ट्रेट लाइन है, m एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक छोटा सा रे है, तो वहां पे भी सम 180 होना चाहिए। बट इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये पैरेलल ही होगा, इसलिए हम लीनियर पेयर का सिनेरियो को नहीं कंसीडर करते, हम ये सिर्फ चार एंगल्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? लीनियर पेयर का जो डेफिनेशन बना है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे वगैरह लगेगा तो एंगल ये है। लेकिन ये जो चार टर्मिनोलॉजी, आप याद करो पिछले क्लास में हमने लीनियर पेयर पहले पढ़ा था और दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करने वाली चीज बाद में पढ़ी थी। क्यों? क्योंकि को करेस्पॉन्डिंग हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर होगा, को इंटीरियर हो गया या अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, ये आपको ना सिर्फ पैरेलल लाइन वाले सिनेरियोस में ही देखने को मिलेंगे। जबकि लीनियर पेयर जो होता है वो आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैरेलल लाइंस वाले सिनेरियो में ही देखने को मिले। सिंपल सी एक लाइन है, उधर ऐसे कट किया तो भी इन दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, यही रीजन है। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन पे। बहुत हो गई बातें। क्वेश्चन नंबर 6.2, तो चलो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं यहाँ पे। वैसे ऑलमोस्ट सबने आंसर तो लिख ही दिया है, मेरा काम आसान किया है। ठीक है, चलिए हमको दो चीजें निकालनी है। हमको इस क्वेश्चन में देखो, हमको इस क्वेश्चन में x और y का वैल्यू निकालना है
और फिर अपन को बताना है कि AB पैरेलल टू CD है। तो सबसे पहले अगर मैं इधर की बात करूं तो ये स्ट्रेट लाइन है और ये छोटा सा रे है, तो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। किस कॉन्सेप्ट से? तो LP लीनियर पेयर के कॉन्सेप्ट से। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 50 130 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बात की जाती है। ये 130 देखो और ये y देखो, वर्टिकली ऑपोजिट बन रहा है। कैसे? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को अगर दूसरा स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो जो चार एंगल बनते हैं उसमें ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री होगा। कैसे? VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके गाइस, बट नाउ x is equal to y is equal to 130 degree, but x and y ठीक से देखो किस तरीके के एंगल्स देखने को मिल रहे हैं। ये तो होता है दो लाइंस बीच में ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट, दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों लाइंस के इंटीरियर एंगल्स हैं, एक लेफ्ट साइड में है दूसरा राइट साइड में ट्रांसवर्सल का। ऐसा सिनेरियो कहां पे बनता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एग्जैक्टली। तो हम लिखेंगे बट x and y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म when AB, ये कब फॉर्म होता है गाइस? when AB and CD are intersected by a transversal। ये कब इंटरसेक्ट हुए थे, कब बने थे? ये तो एक्चुअली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है जब AB और CD को इंटरसेक्ट किया था ट्रांसवर्सल ने। तो यहां से अगले स्टेप में लिख सकते हो implies AB parallel CD, implies AB parallel CD। Is it clear for us? आ रहा है समझ में? 130 डिग्री बना, लेकिन x और y है क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है जब AB और CD ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हुए थे। ठीक, एक बार देख लेते हैं ये कौन सा थ्योरम लगता है। चलो एक बार वापस से थ्योरम देख लेते हैं। ये रहा थ्योरम 6.3। If a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles are equal, then the two lines are parallel। तो अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है इस तरीके से जब दोनों पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हमने यूज किया है। ठीक है, इस तरीके से प्रूफ वाली चीजों को आप लिखोगे। अब ज्यादा टाइम बचा नहीं हमारे पास, तो एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा और उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा बोर्ड पे। तो चलिए हम लेते हैं अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5। चलो सब कोई क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करो। और बाकी जिसको ये सॉल्यूशन नोट करना है वो नोट कर लेंगे।
आई कैन सी शिखर ने आंसर दिया है, आयुष ने आंसर दिया है, अब्दुल्ला ने आंसर दिया है। शिखर एक बार देखो तो आप y का वैल्यू आपने ठीक लिखा है कि गलत हो गया गलती से? मैं क्विकली डायग्राम बना लेता हूँ। लाइट चली गई है गाइस, इट्स वेरी हॉट नाउ। हमको निकालना है x एंड y। हमको दिया हुआ है AB पैरेलल CD। यस शिखर आपका आंसर सही है। अब्दुल्ला थोड़ा सा चेक कर लो अपना आंसर, ठीक है? चलिए नाउ लेट्स क्विकली कम टू दिस क्वेश्चन। देखो गाइस, AB पैरेलल CD दिया हुआ है, तो मैं PQ को, अब्दुल्ला बताओ, अगर AB पैरेलल CD दिया हुआ है तो क्या मैं PQ को ट्रांसवर्सल की तरह मतलब ट्रांसवर्सल की तरह कंसीडर कर सकता हूं? यस सर। कर सकते हैं, राइट? सो उस हिसाब से 50 डिग्री और ये x क्या बन जाएंगे? 50 डिग्री इज इक्वल टू x हो जाएगा। क्या लॉजिक से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इस लॉजिक से, ठीक है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 50 एंड x। उसके बाद देखते हैं सिमिलरली AB पैरेलल टू CD है। फरहाद, AB पैरेलल CD दिया हुआ है, क्या मैं PR को ट्रांसवर्सल की तरह कंसीडर कर सकता हूं? यस सर। कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये तो 127 है ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, और 50 प्लस y क्या है इस ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में। तो उस हिसाब से 50 प्लस y कितना हो जाएगा? 50 प्लस y हो जाएगा 127। यहाँ पे भी क्या बना? यहाँ पे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना, लेकिन इस केस में क्या था? इस केस में ट्रांसवर्सल है PR, तो लिख ही देता हूं कि PR इज द ट्रांसवर्सल। इस केस में हमारा ट्रांसवर्सल क्या था? तो PQ ट्रांसवर्सल था, तो PQ इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है? आई होप ये चीज में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो x का वैल्यू 50 तो आ गया। अब यहाँ पे 50 को दूसरे साइड भेजोगे तो y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, तो ये हो गया 77। तो यहां से हमारा y का वैल्यू आ गया, ठीक है? तो अब्दुल्ला आपने 70 लिखा था। आई होप आपको पता चल गया होगा आपकी थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई है। अगम्या, कैलकुलेशन एरर कर दिए हो आप, x भी गलत लिख दिए हो, y भी गलत लिख दिए हो। अगम्या ये 50 डिग्री दिया है,
तो ये अगर 50 डिग्री है तो x भी तो 50 हो गया, 37 कैसे लिखे? सो आई होप गाइज आज हमने ज्यादा मतलब कि थोड़ा रिवीजन पार्ट पे हम ज्यादा फोकस थे और साथ ही साथ आपके डाउट्स वगैरह क्लियर किए। अब आपका होमवर्क रहेगा कि एटलीस्ट 6.2 को तो पूरा सॉल्व करोगे, आप लोग 6.2 को पूरा सॉल्व करोगे एंड एक्सरसाइज 6.3 ट्राई करोगे, ठीक है? एक मिनट मैं देख ही लेता हूँ 6.2 में कितने क्वेश्चन है। तो 6.2 में 6 क्वेश्चन है। एक काम कीजिएगा, 6.2 और 6.3 दोनों ही होमवर्क रहेगा। 6.3 में एंगल सम प्रॉपर्टी है खाली, तो मैं एक बार फटाफट लिख देता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। दो चीजें हैं तो हम लोग उसको फटाफट देख ही लेते हैं, टाइम हमारा थोड़ा सा है ही। देखो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 में सिर्फ दो थ्योरम्स है। पहला एंगल, ये ट्रायंगल एबीसी है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी है ये? दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कहता है कि एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ओके, इसका प्रूफ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर प्रूफ नहीं समझ में आता है तो अगली क्लास में मैं प्रूफ करा दूंगा, अभी टाइम कम है तो बस ये थ्योरम समझो। थ्योरम तो आई थिंक आप लोगों ने क्लास 8 में भी ये पढ़ा हुआ है ना, कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं? पढ़ा है कि अनुष्का? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है। हाँ बच्चों, इसको देखो, ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने एबीसी, एक ट्रायंगल बनाया एबीसी, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल है, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। जो ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और जब इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूंगा इस तरीके से, जब मैंने ट्रायंगल के एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो बना ना, अब ये किसके साथ बना? ये एंगल बना है एंगल फॉर्म बाय एक्सटेंडेड AB, एंगल फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडेड AB एंड BC। तो AB को एक्सटेंड करना पड़ा है, BC वही ट्रायंगल का साइड लिया गया है, तो इस केस में इस एंगल को बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल B। आइए बात समझ में, एक्सटीरियर एंगल का मतलब समझ में आया क्या? अब्दुल्ला, अगम्या, शिखर? यस सर। आया समझ में? ठीक है, जिसको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, मानो अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बी की बात कर रहा हूं, तो बी यहां पे बना है, उस साइड को खींच दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, और उस एक्सटेंडेड साइड को ट्रायंगल के ओरिजिनल साइड जो इस केस में बीसी है, तो इस एक्सटेंडेड साइड को बीसी के साथ जो एंगल बना उसको, या इस केस में हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल बी। अब यही एक्सटीरियर एंगल बी के ऊपर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का नाम दिया गया है। ये कहता है एक्सटीरियर एंगल at one vertex of a triangle, at one vertex लिख लेता हूं सीधा, is equal to sum of two interior opposite angle। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल एट वन वर्टेक्स
एक ट्रायंगल के लिए, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम में ट्रायंगल के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स पे 3 वर्टेक्स होगा, उस 3 में से किसी भी वर्टेक्स का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, तो सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो उसके अंदर का 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, जैसे इस केस में हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं एक्सटीरियर एंगल बी को। तो अगर मैं एक्सटीरियर एंगल बी का वैल्यू लिखना चाहूँ इस डेफिनेशन के हिसाब से, तो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब गाइस एबीसी में इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये एंगल ए इंटीरियर है, ये एंगल बी इंटीरियर है और ये एंगल सी इंटीरियर है, ठीक है। तो तीनों इंटीरियर में से आपको कौन सा इंटीरियर पिक करना है, अपोजिट वाला पिक करना है। तो अगर ये एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट में ये भी आ जाएगा और इसके अपोजिट में ये भी आ जाएगा। तो उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी। बोलो समझ में आया? ये पार्ट समझ में आया अनुष्का? अगम्या को आ गया, अब्दुल्ला, अंशु, फराज, शिखर, क्या ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम समझ में आया आप सबको? किसी भी पॉइंट का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जैसे अगर मैं एक्सटीरियर एंगल ए की बात करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ऑपोजिट वाले। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल सी की बात करता तो इसके ऑपोजिट में एंगल बी और एंगल ए आते, तो एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी होगा, ठीक है। तो ये 2 थ्योरम है सिर्फ गाइस, इन 2 थ्योरम्स को यूज करके आप एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो फॉर द टाइम बिंग 6.2 के जो भी कॉन्सेप्ट चाहिए थे एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने के लिए वो डिस्कस कर चुके हैं। 6.3 में 2 थ्योरम्स है, पहला एंगल सम प्रॉपर्टी और दूसरा ये, सिर्फ ये 2 थ्योरम। तो इनको अच्छे से समझना एक बार बुक से, और 6.3 को भी सॉल्व करना जितना हो सके। 6.3 के बाद चैप्टर खत्म है, राइट। तो कोशिश करना अपने एंड से 100% देना कि 6.2 एंड 6.3 को आप सॉल्व कर रहे हैं। 6.2 तो सारा होना चाहिए, 6.3 जितना हो सके करना, ठीक है। और हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।